दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से क्रेजी हो चुके हैं। वो एप्पल के पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं कि इंडिया के अंदर तुम मैन्युफैक्चरिंग क्यों करते हो। वो कई बार कह चुके हैं कि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करने की बजाय तुम्हें यूएस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए, आईफोन की या एप्पल के दूसरे प्रोडक्ट्स की। लेकिन यहाँ पर एप्पल नहीं मान रहा है क्योंकि भैया उनको सस्ती लेबर चाहिए और वो चाइना इंडिया के अंदर मिल जाती है, जिसकी वजह से सस्ते आईफोन बन पाते हैं। हालांकि सस्ते होते नहीं है, लेकिन हाँ उनके लिए फिर भी वो सस्ते हैं, उसके अंदर मार्जिन उनका काफ़ी ज़्यादा रहता है। लेकिन वही चीज़ अगर वो यूएस के अंदर करेंगे तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पर ट्रंप ने कहा है अगर तुम इंडिया के अंदर इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करते रहोगे या चाइना के अंदर इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करते रहोगे तो इंपोर्ट ड्यूटी हम उसके ऊपर 25% की लगाएंगे। मतलब कि आईफोन यूएस के अंदर ऑटोमेटिकली ही एक्सपेंसिव होने वाले हैं। और ये एक्सपेंसिव क्यों किए जा रहे हैं ट्रंप द्वारा? वो इसी वजह से कि यूएस के अंदर बस एप्पल के प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए और कहीं पे नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से एक नॉर्मल मतलब जो आईफोन 15 मान लेते हैं, प्रो मैक्स की तो बात ही दूर कर देते हैं, वो भी $3500 से ज़्यादा का पड़ने वाला है। मतलब कि इंडियंस के लिए अगर आप लगाओगे तो मतलब 3 या 3.5 लाख या 4 लाख तक का भी आईफोन 15 ही मिलेगा। मतलब प्रो मैक्स वाला तो भूल ही जाओ आप। लेकिन इसका फ़ायदा फिर सैमसंग को हो सकता है क्योंकि भैया सैमसंग एप्पल का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। यहाँ पर सैमसंग की जो गैलेक्सी सीरीज़ है वो बाजी मार जाएगी, जहाँ पर एप्पल का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा अगर इसी तरीके की चीज़ ट्रंप करवाने बैठ गए। सो यहाँ पर जिस तरीके का प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप डाल रहे हैं ना इस वक्त में एप्पल के ऊपर, तो भाई मेरे दिमाग में तो एक ही ख्याल आ रहा है कि भैया उनको कर लेना चाहिए यूएस के अंदर एप्पल को प्रोड्यूस, मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा देनी चाहिए यूएस के अंदर ही, और वहाँ पर यूएस के लोगों को ही बेचे। और बाहर जो बना रहे हैं ना वो यूएस को छोड़ के बाकी कंट्रीज़ में बेचते रहो, तो ये भी एक ऑप्शन है अगर फिजिबल है तो। दोस्तों सैटेलाइट इंटरनेट आपको बहुत ही जल्द इंडिया के अंदर देखने को मिल सकता है क्योंकि ट्राई के साथ में और गवर्नमेंट ने मिलकर यहाँ पर जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट वाले हैं उनके साथ में प्लान सेट किया है कि भैया इन प्लानों की कीमत 840 रुपये पर मंथ से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। मतलब इनिशियल प्लान की मैं बात कर रहा हूँ, जो शुरुआती प्लान होंगे वो 840 रुपये पर मंथ के हिसाब से होंगे, जिसके अंदर अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। स्पीड कितनी मिलेगी वो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ इतने रुपये का है ये प्लान जो कि सस्ता हो सकता है और उन लोगों के काम आ सकता है जो कि रिमोट एरिया में रहते हैं जहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो बताई जा रही है कैपेसिटी वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है इस सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट के यूज़र्स की। मतलब माना जा रहा है कि 2030 तक भी अगर आप देखो तो सिर्फ 15 लाख यूज़र ही होंगे इंडिया के अंदर सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट के, जिसकी वजह से अभी जो प्राइसिंग सेट की गई है वो इतने की गई है जो कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है। हालांकि हमको लग रहा था कि स्टारलिंक काफ़ी ज़्यादा महंगा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो प्राइसिंग रखी गई है वो शुरुआती होगी और फिर बाद में तो आप चाहे कितनी ले जाओ वो तो फिर यूज़र पे बात है कि भैया उसको कितना चाहिए और कौन सा प्लान चाहिए। दोस्तों कर्नाटका से एक वीडियो सामने आ रही है जहां पर एक शादी चल रही थी जिसके बीच में दुल्हन ने मना कर दिया शादी करने से। हालांकि आपने ऐसी कई सारी वीडियो देखी होगी जिसमें एक थी जिसमें जो ब्राइड थी उसने थूक ही दिया था दूल्हे के हाथ पे, उससे पता लगता है कि भैया उसका भी कहीं और चक्कर चल रहा था। और यहीं पर इस शादी के अंदर भी जो ब्राइड पल्लवी थी उसकी कहीं और पर बात चल रही थी, शादी मतलब कहीं और पर उसका मन लगा हुआ था, जिसकी वजह से उसने लास्ट मोमेंट पे मना कर दिया और उसका जो लवर था वो उसको लेने आया था पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में और उसको वो ले गया था। तो ये शादी नहीं हो पाई थी। तो यहाँ पर कई सारे लोग हैं जिन्होंने कहा कि उस लड़की ने बहुत ही सही डिसीजन लिया, किसी ने कहा उसने काफ़ी ज़्यादा लेट किया, मतलब इतना लेट करने की क्या ज़रूरत थी, इतना ज़्यादा खर्चा करवाने की क्या ज़रूरत थी, दोनों ही परिवार की, अपने परिवार की भी और सामने वाले परिवार की भी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इस लड़की ने ग्रेट एग्जाम्पल सेट कर दिया है, बेटर लेट देन नेवर। मतलब कि ठीक है डिसीजन लेट लिया लेकिन कभी नहीं लेती उससे तो अच्छा ही था। मतलब कि हाँ इन द एंड यही होता है कि भाई दूल्हा भी दुखी रहता, ये भी दुखी रहती ज़िंदगी भर और उसके बाद में उसका लवर भी दुखी रहता कि काश 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 शादी हो जाती। तो इस तरीके की चीज़ों से तो बस ये है कि भाई इन्होंने किया जो भी किया लेकिन बहुत लेट किया। दोस्तों ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने एक फतवा जारी किया है जिसके अंदर उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि किसी भी टेररिस्ट के लिए इंडिया के अंदर कोई भी जगह नहीं है। इसी के साथ साथ उनको नमाज जनाजा भी नहीं दिया जाएगा, जो कि लास्ट राइट होती है वो नहीं दी जाएगी। और इसी के साथ साथ उनको ज़मीन तक नहीं नसीब होगी मरने के बाद। करके ऐलान कर रहे हैं कोई भी आतंकवादी इस भारत के अंदर मारा जाएगा तो उसकी जनाजे की नमाज कोई भी काजी या इमाम नहीं पढ़ाएगा और उसकी कब्र के लिए जगह भारत के अंदर उसको कब्र में दफनाने की जगह भी नहीं दी जाएगी, क्योंकि शैतानों की जगह ये भारत नहीं है। दोस्तों चेन्नई बेस्ड एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस, जिन्होंने इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक मोटर ड्रिवन सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। इसका यूज अग्निबाण रॉकेट के अंदर किया जाएगा उसको पावर देने के लिए, जो कि स्मॉल सैटेलाइट को स्पेस में पहुंचा सकता है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर ड्रिवन
थ्रॉटलिंग सिस्टम लगाया गया है जिससे कि थ्रस्ट को भी वही कंट्रोल करेगा और इसी के साथ साथ कितनी स्पीड करनी है, क्या डायरेक्शन देनी है, वो सारा का सारा इसी मोटर के द्वारा किया जाएगा। और ये सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन के साथ में बनाया गया है जिसके अंदर लिक्विड ऑक्सीजन का यूज़ किया जाएगा। इसी के साथ साथ इसमें 3D प्रिंटेड कंपोनेंट का भी यूज़ किया गया और इसी के साथ साथ ये पूरा का पूरा इंडिया के अंदर तैयार किया गया, जो सबसे बढ़िया बात है। दोस्तों आपको बड़े अच्छे तरीके से मालूम होगा कि हेरा फेरी 3 की शूटिंग ऑलमोस्ट रुक ही गई है क्योंकि यहाँ पर परेश रावल ने एग्जिट ले ली है। और उन्होंने एग्जिट क्यों ली है? दरअसल उनको 15 करोड़ रुपए की फी दी जा रही थी कि 15 करोड़ रुपए दिए जाएंगे इस फिल्म में काम करने के लिए, लेकिन इसमें क्लॉज कुछ इस तरीके का था कि कुछ पैसे उनको फिल्म रिलीज होने के बाद में मिलेंगे, जिस बात से वो नाराज थे। उनको जो एडवांस मिल रखा था 11 लाख रुपए का, वो उन्होंने इंटरेस्ट के साथ में वापस लौटा दिए थे अक्षय कुमार की प्रोडक्शन को। लेकिन यहाँ पर अब अक्षय कुमार की प्रोडक्शन ने उनके ऊपर 25 करोड़ का लीगल नोटिस भेजा है कि 25 करोड़ रुपए हमको वापस करो, इतना खर्चा है और तुम शूटिंग पे नहीं आए, इस तरीके की बात हुई है। लेकिन अब एक चीज़ देखते हैं कि देखो, ये एक आइकॉनिक सीरीज़ है जो कि हेरा फेरी 1, हेरा फेरी 2, हेरा फेरी 3 अब इतने सालों बाद आने वाली थी, ऑलमोस्ट 19 साल बाद आने वाली थी। लेकिन यहाँ पर अब अक्षय कुमार का अगर करियर ग्राफ देखें तो इतनी अच्छी खासी कोई इनकी फिल्में चल नहीं रही थी बीच में, लेकिन अब जब इनकी फिल्में अच्छी चल रही थी, जिस वक्त में ये चार्ज कर रहे थे करीबन 90 करोड़ रुपए की, 90 करोड़ मिलेंगे तो मैं हेरा फेरी 3 के अंदर आऊँगा, तब कार्तिक आर्यन को साइन किया गया था अक्षय कुमार की जगह पे। और इसी के साथ साथ परेश रावल, सुनील शेट्टी भी उसके अंदर थे। सुनील शेट्टी की फ़ी नहीं मालूम किसी को भी, लेकिन सुनील शेट्टी की भी फ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, यहाँ पर 90 करोड़ रुपये अक्षय कुमार को दिए जाएँ और बाकी इन दो को कम कम दिए जाएँ, जहाँ पर परेश रावल को सिर्फ 15 करोड़ रुपये में निपटाया जा रहा है। लेकिन मैं जहाँ तक देखता हूँ कि भैया तीनों ही आइकॉनिक कैरेक्टर हैं, अगर इसमें से एक भी आप हटा दोगे ये फिल्म बन ही नहीं सकती। तो आई थिंक तीनों का उतना ही होना चाहिए जितना एक का होना चाहिए कि मैं हीरो हूँ, मैं ज़्यादा लूँगा, तो वो समझ से परे अभी। लेकिन हाँ, फिर भी यहाँ पर शायद वजह सही थी परेश रावल की इतनी आइकॉनिक सीरीज जिसके अंदर उनका भी बाबू राव का कैरेक्टर सबसे ज़्यादा मेन था, मतलब उन्हीं के ऊपर जो कॉमेडी होती थी वो होती थी। अब उन्हीं को आप कह रहे हो ना, इनको हम इतनी फ़ीस नहीं देंगे, ऊपर से फ़ीस भी रिलीज़ के बाद मिलेगी, तो फिर शायद उनको ये बात अच्छी नहीं लगी होगी, जिसकी वजह से वो डिनाई कर गए। दोस्तों एक्टर मुकुल देव अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। इन्होंने फिल्म दस्तक से अपने करियर की शुरुआत करी थी, जिसके बाद में वजूद नाम से जो इनकी फिल्म आई थी नाना पाटेकर और माधुरी दीक्षित के साथ में, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। और सन ऑफ सरदार में तो इनका आइकॉनिक रोल था जिसको आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया होगा। तो अब 23 मई 2025 को इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, सिर्फ 54 साल की उम्र के अंदर। ये काफ़ी वक्त से बीमार चल रहे थे, जिसकी वजह से इन द एंड इनको इस दुनिया को अलविदा कह के जाना पड़ गया। और जाते जाते मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगली सन ऑफ सरदार जो बन रही थी उसमें शायद इनकी कमी बहुत ज़्यादा खलने वाली है हमको, और भगवान इनकी आत्मा को शांति दे जहाँ पर भी अभी है।